हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे जी स्टेन या फिर जिम्सा स्टेन या फिर बोल दीजिए जी बेंडिंग के ऊपर। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात, अभी हाल ही में TCML ने नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसका नाम है एनमेडर। साइड में आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वहाँ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो जी स्टेनिंग की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने बताया था कि इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको ट्यूमर प्रोटीन 53 जीन के बारे में बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना कैसे है। तो अगर मैं ये सारा का सारा हाइड कर दूँ तो मैंने ट्यूमर प्रोटीन 53 जीन ये कहाँ होता है, क्रोमोसोम 17 पर, पी आर्म पर। ओके, इसे गार्डियन ऑफ जीनोम बोलते हैं एंड ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है और ये 4 काम करता है। तो ये सारी बातें TP53 जीन के बारे में, ये सारी बातें मैंने की थी इसके पहले वाली वीडियो में। ओके, तो पहले वो वाली वीडियो देखना, देन इस वीडियो पर आना ताकि आपको जी बेंडिंग सॉरी तो पहले आप वो वाली वीडियो देखना, ट्यूमर प्रोटीन 53 जीन वाली, एंड देन फिर इस वीडियो पर आना ताकि आपको जी बेंडिंग और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके, अब देखिए, चलो ठीक है, ये हो गया, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब देखिए, इस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यार ये जीन है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होता है वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यार हम वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर DNA में जाकर कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये जीन है जो यहाँ पर है ये नॉर्मल है या नहीं है। हाँ, तो देखिए, हमें ये जीन है ट्यूमर प्रोटीन 53 जीन, ये कहाँ पर होता है, इस जीन की लोकेशन शो की गई है इसके थ्रू कि ये जीन 17p13.1 यहाँ पर लोकेट होता है। अब ये क्या है, देखिए ये क्या है, इसका आंसर किसके पास है, इसका आंसर है जी स्टेनिंग के पास, जी बेंडिंग के पास, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो आते हैं इस पर। उसी तरह से देखिए, जब आप फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स आप इसमें भी एक क्रोमोसोम पढ़ते हैं XQ27.3। मतलब देखिए, दोनों का पैटर्न सेम है, 17 है, यहाँ पर X है, मतलब यहाँ पर 17 क्रोमोसोम की बात हो रही है, यहाँ पर X क्रोमोसोम की बात हो रही है, यहाँ पर क्रोमोसोम की P आर्म की बात हो रही है, यहाँ पर क्रोमोसोम की Q आर्म की बात हो रही है। ओके, मतलब कोई ना कि ये क्या है, इसका मतलब हमें कहाँ पता चलेगा, इसका मतलब हमें पता चलेगा जी स्टेनिंग के अंदर। देखिए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इस टाइप के वर्ड्स आप जब कहीं पर भी नियोप्लेजिया पढ़ेंगे या फिर आप बर्किट सेल लिम्फोमा पढ़ेंगे, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इस टाइप के चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो वो क्या है, तो ओवरऑल यहाँ पर सारी बात कर लेंगे हम। हाँ, तो अब आते हैं हम जी स्टेनिंग पर। जी स्टेनिंग में जी का मतलब है जिम्सा, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, मतलब जिम्सा नाम के कोई साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उसका नाम उसके नाम पर रख दिया। तो जी स्टेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इसके थ्रू मलेरिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। मतलब मलेरिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम किसका यूज करते हैं, जी स्टेनिंग का। आपको पता होगा कि हम मलेरिया डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं एंड देन फिर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को किसके थ्रू स्टेन करते हैं, जी स्टेनिंग के थ्रू, जिम्सा स्टेनिंग के थ्रू। ओके, तो ऑफ कोर्स जी स्टेनिंग का यूज यहाँ पर भी होता है। उसके बाद देखिए, जी स्टेनिंग का यूज हिस्टोप्लाज्मोसिस जो कि एक डाइमॉर्फिक फंगी है, इसके डिटेक्टेशन में भी करते हैं, इसके टेस्ट में भी करते हैं। और देखिए, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम क्या है, डार्लिंग डिजीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप माइक्रोबायोलॉजी में जाकर पढ़ोगे हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्योंकि देखिए ना, डाइमॉर्फिक फंगी सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम है डार्लिंग डिजीज़, आपको MCQ मिल जाएंगे आप देखोगे तो। एंड देखिए, थर्ड पॉइंट जिसका थर्ड वाला है, इसका यूज हम जेनेटिक डिसऑर्डर के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जो जीन से रिलेटेड है, जो कि क्रोमोसोम से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे उसमें हम जी स्टेनिंग करेंगे। वो किसके लिए करेंगे, 4 क्रोमोसोम के लिए। मतलब अगर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमें जीन का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। एंड जीन के आइडेंटिफिकेशन में हम किसका यूज करते हैं, जी स्टेनिंग का। क्यों, क्योंकि जो जी स्टेनिंग होती है ये हमारे जीन्स को मतलब स्टेन कर देती है, कलर कर देती है। ओके, चलिए अभी बताते हैं आपको कैसे करते हैं। एंड देखिए, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम जेनेटिक डिसऑर्डर के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं जीन का पता लगाने के लिए। क्योंकि देखिए ना यार, एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के अंदर भी बहुत सारे जीन्स होते हैं, 17 क्रोमोसोम के अंदर भी बहुत सारे जीन होते हैं।
17वें क्रोमोसोम के अंदर भी बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो हमें पर्टिकुलर जीन का पता लगाना है जो कि उस जेनेटिक डिसऑर्डर में अफेक्ट होता है। तो ऑफ कोर्स ये क्या करता है, जी स्टेनिंग, ये जी स्टेनिंग हमारे क्रोमोसोम को स्टेन कर देगा। तो ऑफ कोर्स हमें हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसकी स्टेनिंग का पैटर्न पता है, एंड जिस बंदे में डिसऑर्डर होगा अगर हम उसके क्रोमोसोम की स्टेनिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंस आएगी ना। एक नॉर्मल पर्सन के क्रोमोसोम की हम स्टेनिंग करेंगे जी स्टेनिंग से, और एक जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट के क्रोमोसोम में हम जी स्टेनिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स दोनों का पैटर्न अलग अलग आएगा, दोनों में स्टेनिंग का पैटर्न अलग अलग आएगा। तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ यार, कि इस क्रोमोसोम की स्टेनिंग ऐसी है, इस क्रोमोसोम की स्टेनिंग ऐसी है, यहाँ पर लफड़ा है और इस लफड़े में ये वाला जीन अफेक्ट हो रहा है। अगर ये वाला जीन अफेक्ट हो रहा है तो ऑफ कोर्स TP53 जीन अफेक्ट हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड सारे के सारे डिसऑर्डर होंगे। अभी हम आगे बताते हैं आपको। ओके, जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर के आइडेंटिफिकेशन में जब हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं जी स्टेनिंग के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं, जी बेंडिंग। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जब भी हम कोई भी क्रोमोसोम हुआ उस क्रोमोसोम की जी स्टेनिंग करेंगे तो उस क्रोमोसोम में बेंडिंग पैटर्न बनता है। मतलब कुछ जगह स्टेन करेगा, कुछ जगह नहीं करेगा, कुछ जगह लाइट बेंड बनेंगे, कुछ जगह डार्क बेंड बनेंगे। तो एक बेंडिंग पैटर्न बनता है क्रोमोसोम पर जब हम किसी क्रोमोसोम को जी स्टेनिंग के थ्रू स्टेन करते हैं। ओके, एंड जी बेंडिंग में क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं। देखिए, जी स्टेनिंग ये एक बड़ा वर्ड है। जी स्टेनिंग हम इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली हम क्रोमोसोम के स्टेनिंग कर रहे हों तो उसे क्या बोलते हैं, जी बेंडिंग। बेंडिंग क्यों बोला? क्योंकि जब हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं तो वहाँ पर बेंडिंग पैटर्न हमें मिलता है, और जी मतलब जिम्सा ने डिस्कवर किया था। ओके, ये हो गया। इसके बाद देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, इतना तो आपको पता होगा कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यस, एंड 23 पेयर। देखिए 23 का डबल 46 हुआ ना। ओके, ये हो गया। एंड मेल में क्या होगा, मेल में होगा 22 + XY 22, 23, 24, मतलब 22 तो पेयर हो गए ना, 22, 22, 44, मतलब 22 पेयर और एक पेयर ये हो गया। तो 22 पेयर ये और 1 पेयर ये, टोटल 23 पेयर हो गए। ओके, एंड फीमेल में क्या होता है, 22 पेयर ऑटोसोम एंड 1 पेयर फॉर सेक्स क्रोमोसोम। तो दिस इज फीमेल। ओके, तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर एक क्रोमोसोम लिया, एंड हम जो ये एग्जांपल ले रहे हैं ये समझ लीजिए, हमने यहाँ पर जो क्रोमोसोम लिया है वो लिया है क्रोमोसोम नंबर 17। हमने 17वां क्रोमोसोम लिया है, मतलब हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम 17 पर TP53 जीन है वो कहाँ होता है। क्योंकि मैंने बोला एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं, लेकिन हमें 17वें क्रोमोसोम पर देखना है कि ये वाला जीन कहाँ पर है, TP53 जीन कहाँ पर है, ये हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम डिटेक्ट करते हैं जी बेंडिंग के थ्रू। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, दिस इज 17 क्रोमोसोम। तो हमने ये 17वां क्रोमोसोम लिया, CHR मतलब क्रोमोसोम। हम क्या देख रहे हैं, TP53 जीन को डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ओके, ये हो गया। अब इसके जीन की लोकेशन कहाँ होती है, इसके जीन की लोकेशन होती है, यहाँ देखिए आपको लिख रहा होगा 17P13.1। तो हम यहाँ देख लेते हैं 17P13.1। ओके, ये हो गया। अब देखिए पहले हम इस पे आते हैं कि इसमें क्या चीज़ क्या शो कर रही हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस पर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रोमोसोम, देन मैं सेकेंड नंबर पे लिख रहा हूँ R, देन मैं थर्ड पे लिख रहा हूँ रीजन, देन मैं फोर्थ पे लिख रहा हूँ बैंड, एंड लास्ट एंड फाइनल में लिखूंगा सब बैंड। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 मैंने ये 5 चीज़ें लिखी है। तो यहाँ पर 5 चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 5। सबसे पहला क्या है, क्रोमोसोम। मतलब हमें कौन सा क्रोमोसोम, मैं देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 5 चीज़ें हैं और यहाँ पर भी ये 5 चीज़ें हैं। तो क्रोमोसोम कौन सा होगा, इसमें होगा 17वां क्रोमोसोम। कहाँ पर होगा, इसकी पी आर्म पर। देखिए जो क्रोमोसोम होता है ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है। ये क्या है, दिस इज सेंट्रोल,
दिस इज सेंट्रोमियर। ओके, ये क्या है शॉर्ट आर्म, ये क्या है लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं, दिस इज पी, पी बोल दीजिए या बोल दीजिए शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्यू, क्यू क्या होती है लॉन्ग आर्म, तो दिस इज लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज शॉर्ट आर्म। ओके, तो ये आर्म हो गई, पी आर मतलब दिस इज शॉर्ट आर्म पर। रीजन मतलब रीजन कौन सा है, फर्स्ट रीजन। बैंड कौन सा है, फर्स्ट रीजन का थर्ड बैंड में पहले सब बैंड पर जाना है। तो यहाँ पर 17वें क्रोमोसोम की छोटी आर्म या पी आर्म पर फर्स्ट रीजन के अंदर जो थर्ड बैंड होता है और थर्ड बैंड में भी जो फर्स्ट सब बैंड होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा TP53 जीन। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बताएंगे इसको। ये तो हमने एकदम समझने के लिए लिख दिया, अब हम क्रोमोसोम पर आकर समझते हैं इसको। तो देखिए 17वां क्रोमोसोम पूरा दिख ही रहा है। सेकंड पर आते हैं पी आर, मतलब पी यानी कि शॉर्ट आर्म, हमको आना है पी आर्म पर। ये ऊपर वाली क्या है, दिस इज पी आर्म। ओके, पी आर्म पर कहाँ जाना है, फर्स्ट रीजन पर। तो पी आर्म का ये हो गया, अज्यूम कीजिए दिस इज फर्स्ट रीजन। देखिए समझने के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, तो दिस इज द पी आर्म का फर्स्ट रीजन। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फर्स्ट रीजन ऑफ पी आर्म। एंड मैं इस फर्स्ट रीजन ऑफ पी आर्म को थोड़ा यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ। अज्यूम कीजिए इसमें तीन, फर्स्ट रीजन में तीन बैंड है, 1 2 3। ओके, तीन बैंड हो गए ना, देखिए ना 1 2 3 तीन बैंड हो गए। तो P में भी ये पूरा का पूरा क्या है, ये तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, इन तीनों को एक साथ मिला के बोलेंगे फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन के बाद इसके भी थर्ड बैंड। अब देखिए फर्स्ट कैसे लिखेंगे, थर्ड कैसे लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है नेमिंग है ये दी जाती है सेंट्रोमियर से दूर की ओर, मतलब इससे इधर और इससे इधर। तो हम इससे जाएंगे दूर की तरफ और यहाँ पर हम देंगे 1 2 3 4 5 इस टाइप से नेमिंग देंगे। इधर भी ऐसे ही नेमिंग देंगे 1 2 3 4 5। ओके, रीजन का नेमिंग पैटर्न भी यही होगा, सेंट्रोमियर से दूर की ओर। हाँ, तो देखिए जो हमने ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से दूर की ओर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अगर सेंटर से दूर जा रहा है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रोमियर से दूर की ओर सारे की सारी नेमिंग होती है, चाहे पी आर्म की हो चाहे क्यू आर्म की हो। तो 1 2 3 4 5 यही नेमिंग हम यूज करेंगे रीजन, बैंड और सब बैंड में। और 1 2 3 4 5 सेंट्रोमियर से दूर की ओर, यही नेमिंग, मतलब यही नेमिंग हम यूज करेंगे रीजन, बैंड और सब बैंड के लिए। मतलब तीनों के लिए यही होगा, तीनों के लिए यही होगा। ओके, ओवरऑल ये हो गया। तो हमने 17वां क्रोमोसोम ले लिया, यस, उसकी पी आर्म ले ली, पी आर्म में रीजन फर्स्ट ले लिया, दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ पी बैंड, दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ पी आर्म एंड फर्स्ट रीजन के भी थर्ड बैंड में। तो फर्स्ट रीजन हो गया। अब ये क्या है, दिस इज बैंड, देखिए ना ये बैंड ही तो है। तो ये आ गया हमारा बैंड। इसमें अज्यूम कीजिए तीन बैंड है, दिस इज नंबर फर्स्ट बैंड, नंबर सेकंड बैंड एंड नंबर थर्ड बैंड। ओके, तो दीज आर द 3 बैंड इन रीजन फर्स्ट, मतलब 3 बैंड है। तो हमें रीजन फर्स्ट के भी तीसरे बैंड पर जाना है। तो रीजन फर्स्ट का तीसरा बैंड कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। तो दिस इज द थर्ड बैंड ऑफ फर्स्ट रीजन, थर्ड बैंड ऑफ फर्स्ट रीजन। तो दिस इज द थर्ड बैंड ऑफ फर्स्ट रीजन। एंड जो थर्ड बैंड ऑफ फर्स्ट रीजन है इसके अंदर भी अज्यूम कीजिए 2 सब बैंड है, ये पूरा का पूरा है, उसके अंदर 2 सब बैंड है। एक हो गया ये वाला नंबर फर्स्ट सब बैंड, नंबर सेकंड सब बैंड। तो बैंड के बाद क्या है, देखिए ना ये पूरा का पूरा क्या है, रीजन के बाद इस रीजन के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे बैंड होंगे। 1 बैंड, इसको छोड़िए मत लिखना, गलती हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा आपके। ये पूरा रीजन है, इस फर्स्ट रीजन के अंदर 1 2 3 3 बैंड है। एंड जो तीसरा बैंड है उसके अंदर भी 2 सब बैंड है। एंड 2 सब बैंड में से हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट सब बैंड के अंदर, मतलब ये वाला। तो ऑफ कोर्स ये वाला हो गया। तो इसकी क्या लोकेशन होगी, 17 P1 13.1। देखिए ना 17वां क्रोमोसोम, तो मैंने यहाँ पर 17 लिख दिया। ओके, इसकी पी आर्म तो मैंने यहाँ पर पी लिख दिया। देखिए ना पी आर्म मतलब 17वें क्रोमोसोम की छोटी आर्म, तो पी लिख दिया। उसके बाद पी आर्म में भी फर्स्ट रीजन, तो फर्स्ट रीजन के भी फर्स्ट बैंड, देखिए ना, सॉरी, फर्स्ट रीजन के भी थर्ड बैंड, तो फर्स्ट रीजन के भी थर्ड बैंड एंड थर्ड बैंड के भी फर्स्ट सब बैंड। ओके, ये हो गया। चलो और अच्छा क्लियर करते हैं। अब आते हैं हम इस पर, XQ 27 3, यानी कि फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम
फ्रेगेल एक्स सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम जो जीन अफेक्ट होता है वो कहाँ पर होता है वो देखना है। अब अज्यूम कीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रेगेल एक्स सिंड्रोम वाला XQ 27.3, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा X क्रोमोसोम पर। देखिए ना, एक कहाँ होगा, X क्रोमोसोम, यहाँ लिख देते चलो, ये होगा हमारा X क्रोमोसोम पर। ओके, कहाँ पर, Q मतलब X क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पर, X क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पर। हाँ तो देखिए ये कहाँ होगा, X क्रोमोसोम की Q आर्म यानी कि लॉन्ग आर्म पर। तो X क्रोमोसोम की Q आर्म पर कौन से रीजन में, दूसरे रीजन में, दूसरे रीजन के भी 7वें बैंड के भी तीसरे सब बैंड में। तो देखिए वही अज्यूम कीजिए ये क्या है, Q क्रोमोसोम की भी लॉन्ग आर्म पर भी 2 7 3, ये क्या है, रीजन बैंड सब बैंड। तो इनकी नेमिंग कैसे होगी, इनकी नेमिंग होगी सेंट्रोमियर से दूर की ओर। 1 2 3 4 5, देखिए ना मैंने इधर से सेंट्रोमियर से फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर ये सेकंड होगा। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या है, दिस इज रीजन्स। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट किया, यहीं से 1 2 स्टार्ट किया, मतलब सेंट्रोमियर से दूर की ओर नंबर लिखने हैं रीजन बैंड और सब बैंड के। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये TP53 जीन हो गया, ये फ्रेगेल एक्स सिंड्रोम में जो लफड़ा होता है वो हो गया। उसके बाद देखिए ये 2 ही एग्जांपल नहीं है, और भी जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें क्रोमोसोम में लफड़ा होता है उसका डिटेक्टेशन हम करते हैं जी बेंडिंग के थ्रू। अब आप खुद सोचेंगे कि सर चलो आपने बता दिया ये यहाँ जीन होता है, अब इससे हमें कैसे पता चला कि इस बंदे में जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। अब यार आप खुद दिमाग लगाइए, हमने जो TP53 जीन है उसकी नॉर्मल लोकेशन बता दी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, उसमें TP53 जीन यहाँ होगा, ठीक है चलो। अब इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, इस जीन की लोकेशन जो मतलब इस जीन में म्यूटेशन हो गया, यस, तो जिस बंदे के अंदर इस जीन में म्यूटेशन हुआ है, अगर हम उस बंदे का 17वें क्रोमोसोम की जी बेंडिंग कराएंगे तो हमें जो नॉर्मल पैटर्न मिलता है वो नॉर्मल पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो फर्स्ट सब बैंड के अंदर जो जीन है अब वो रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन बेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे ना यार। अगर नाइट्रोजन बेस चेंज हो गए तो ऑफकोर्स जी बेंडिंग के अंदर जो बेंडिंग पैटर्न होगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि जी बेंडिंग के अंदर जो बेंडिंग बनती है वो नाइट्रोजन बेस से ही बनती है। कैसे, देखिए आप इसमें क्या देखोगे, नॉर्मली क्रोमोसोम जो जी बेंडिंग के अंदर मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, आपको डायग्राम्स में कुछ ऐसा मिलेगा, ये सेंट्रोमियर होगा, काला सफ़ेद ऐसे बेंडिंग पैटर्न मिलते हैं आपको, काला सफ़ेद ऐसे। तो काला क्यों हुआ, सफ़ेद क्यों हुआ, इसका रीज़न है जहाँ पर 80 रिच, जहाँ पर मतलब क्रोमोसोम के क्रोमोसोम के सेगमेंट में जहाँ पर DNA 80 रिच होता है वहाँ पर हमें मिलेगा डार्क बैंड। ये आपको एक्चुअल डायग्राम मिलता है, ये पूरा समझने के लिए है। तो वहाँ पर मिलेगा आपको डार्क बैंड, एंड जहाँ पर GC रिच होगा वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको मिलेगा लाइट बैंड। ओके, एंड देखिए जो म्यूटेशन होता है ऑफ कोर्स उसमें नाइट्रोजन बेस चेंजेस हो जाएंगे। अगर नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाएंगे तो बेंडिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर बेंडिंग पैटर्न चेंज हो गया तो ऑफ कोर्स जो नॉर्मल बंदे के जो क्रोमोसोम का जो बेंडिंग पैटर्न होगा और जिस बंदे में जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके क्रोमोसोम में जो बेंडिंग पैटर्न होगा वो दोनों बेंडिंग पैटर्न अलग अलग होंगे। एंड हमें पता है कि ये क्रोमोसोम भी इस रीजन के, इस बैंड के, इस सब बैंड में है, मतलब कि हम बेंडिंग पैटर्न देखेंगे और बेंडिंग पैटर्न में भी यह देखेंगे कि बेंडिंग पैटर्न किस जगह से डिफरेंस है। और हमें अगर पता लग गया कि इस सब बैंड में लफड़ा है तो हमें पता लग जाए, मतलब अगर हमें बेंडिंग पैटर्न में लफड़ा पता लग गया तो ऑफ कोर्स हम बता देंगे ना, क्योंकि हमें हर जीन की एक्चुअल पोजीशन पता है कि कौन सा जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन सी आर्म में होता है, कौन से रीजन में होता है, कौन से बैंड में होता है, कौन से सब बैंड में होता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि नॉर्मल बंदे के क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न देखेंगे और जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न देखेंगे, दोनों के बेंडिंग पैटर्न में डिफरेंस मिलेगा। अगर डिफरेंस मिला, जिस जीन के बेंडिंग पैटर्न में डिफरेंस, मतलब क्रोमोसोम में जिस जीन के बेंडिंग पैटर्न में डिफरेंस मिला, हमें पता लग जाएगा कि ये वाला जीन अफेक्ट है। अगर ये वाला जीन अफेक्ट है तो इस बंदे को ये डिजीज़ हो सकती है, ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आप
जी बेंडिंग को इतनी जगह पढ़ते हो कि आप सोच नहीं सकते हैं। लाइक आप जब बर्किट लिम्फोमा पढ़ोगे तब पढ़ोगे, आप क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया पढ़ोगे जब पढ़ोगे, उसके बाद आप जब पढ़ोगे ना ह्यूमन न्यूरोब्लास्टोमा, ह्यूमन न्यूरोब्लास्टोमा। देखिए मैं सेलेक्टेड एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लास्टोमा मैं सेलेक्टेड एग्जांपल दे रहा हूँ। ह्यूमन न्यूरोब्लास्टोमा पढ़ते हो तब आप उसमें पढ़ते हो NMYC जीन, मिक जीन। तो ऑफ कोर्स अगर ये जीन है तो हमें इसका बेंडिंग पैटर्न पता है कि ये कौन सा क्रोमोसोम पर कहाँ होता है। एंड इसमें आपको पता हो तो मिलते हैं ना HSR, होमोजीनस स्टेनिंग रीजन्स। ओके चलो कोई ना, जब आप ह्यूमन रेटिनोब्लास्टोमा पढ़ोगे तब आपको इस टाइप का कोई डायग्राम मिलेगा बुक के अंदर। ओके तब आप सब समझ जाओगे। ये मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए हैं, और भी जगह हैं जहां आप पढ़ते हो। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल बताया, ये 3 ही नहीं होते हैं जी स्टेनिंग के, और जगह भी हम जी स्टेनिंग यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर बस आपको सेलेक्टेड एग्जाम्पल बताए हैं। ओके एंड अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल भी मिलते हैं तो आप यहीं पर ऐड कर लेना। ओके एंड ये सारा का सारा था हमारा जी बेंडिंग। एंड देखिए ये पूरा का पूरा पेज, इसकी टेंशन मत करना, ये तो आपको ये पूरा पेज आपको TCML की एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहाँ पर पैथोलॉजी ओपन करना, वहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बाय।